सोचिए, इस वक्त सूडान में क्या हो रहा है। वही सरजमीन जिसके नीचे सोने के पहाड़ छुपे हुए हैं, आज वहां जिंदा इंसानों को इज्तिमाई कब्रों में फेंका जा रहा है। औरतों और बच्चों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। पूरे के पूरे शहर उजड़ चुके हैं और लोगों को खुद नहीं मालूम कि उनका कसूर क्या था। क्यों एक मुसलमान मुल्क में खुद मुसलमान ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं? क्यों एक ऐसा मुल्क जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा और मुमकिन तौर पर अमीर तरीन मुल्क बन सकता था, आज भूख, गुर्बत और खाना जंगी की आग में जल रहा है? सोना उनके लिए नेमत बना या लानत? और सबसे बढ़कर इस तबाही के पीछे असल खेल किसका है? दो जर्नैलों का या सोने और ताकत के पुजारियों का? आज की इस वीडियो सूडान सिविल वॉर एक्सप्लेन में हम आपको आसान, सादा और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पूरी कहानी सुनाएंगे। हम देखेंगे कि सूडान कहां से कहां पहुंचा, ये खाना जंगी कैसे शुरू हुई, सोना, ताकत और बैरूनी ताकतों ने इसमें क्या किरदार अदा किया, और आखिर में ये भी बात करेंगे कि इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है। सबसे पहले नक्शा जहन में लाइए। सूडान शिमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़े है। इसके शिमाल में मिस्र, मशरक में बहीरा अहमर यानी रेड सी के पार सऊदी अरब, बराह रास्त सरहद पर एरिट्रिया, जुनूब में अलहदा होने वाला मुल्क जनूबी सूडान और मगरिब में चाड, लीबिया और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैं। 2011 तक सूडान रकबे के एतबार से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन एक तवील खाना जंगी और अवामी रेफरेंडम के बाद ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, शिमाली सूडान और जनूबी सूडान। जनूबी सूडान में ज्यादातर ईसाई और मकामी अफ्रीकी मज़ाहिब के पैरोकार हैं, जबकि आज जो खाना जंगी और तबाही आप देख रहे हैं वो ज्यादातर शिमाली सूडान में हो रही है। शिमाली सूडान का दारुल हुकूमत खुर्तूम है, जहां नील की दो शाखें आपस में मिलती हैं। इसी मुल्क के अंदर दारफूर, अल नील, जजीरा और बहीरा अहमर के किनारे वो इलाके हैं जहां सोने, तेल और गैस समेत कई कीमती मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी साहिल पर सूडान की अहम बंदरगाह पोर्ट सूडान भी वाक़े है, जो बैनुल अक़वामी तिजारत का एक अहम दरवाज़ा है। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा शुमाली सूडान, खुसूसन दारफूर और खर्तूम के हालात पर। अब जरा तारीख की तरफ चलते हैं, क्योंकि सूडान की मौजूदा तबाही को समझे बगैर इसका पसे मंजर जानना नामुमकिन है। 20वीं सदी के आगाज से लेकर 1956 तक सूडान पर एंग्लो इजिप्शियन सूडान के नाम से बरतानवी और मिस्री मुश्तरका कब्जा रहा। असल ताकत लंदन और काहिरा के हाथ में थी और सूडानी अवाम अपने ही मुल्क में दूसरों के फैसलों के मोहताज थे। सूडान की खास बात और इसी के साथ इसकी मुश्किल भी इसका बहुत ज्यादा तनव्वु है। यहाँ अरब नस्ल कबाइल भी हैं, स्याह फाम अफ्रीकी कबाइल भी, अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। बेशुमार ज़बानें, मुख्तलिफ सकाफ़तें, अलग अलग कबाइली शनाख्तें। लेकिन जब नौ आबादियाती ताकतों ने नक्शा बनाया तो किसी ने इन तमाम हकीकतों को गहराई से समझे बगैर सीधी लकीरें खींचकर सरहदें बना दी। तरक्की, तालीम और बुनियादी सहूलतें ज़्यादातर शुमाल और नील के किनारे वाले इलाकों में दी, जबकि जनूब और मगरिब, खुसूसन दारफूर जैसे इलाके महरूमी और पसमानदगी का शिकार रहे। 1956 में सूडान को बाज़ाब्ता आज़ादी मिली। लेकिन सच ये है कि खाना जंगी एक साल पहले ही 1955 में शुरू हो चुकी थी। जनूबी सूडान के लोगों का शिकवा था कि बरतानिया ने सारी तरक्की शुमाल में की, जुनूब और दूर दराज इलाकों को पीछे छोड़ दिया। उनके वसाइल लूटे, लेकिन उन्हें हक नहीं दिया। यही कश्मकश पहली खाना जंगी में बदली, जो लगभग 17 साल तक चलती रही। लाखों लोग मारे गए, बेशुमार बेघर हुए। बिलाखिर 1972 में अदीस अबाबा मुआहदा के जरिए वक्ती तौर पर यह जंग रोकी गई, लेकिन नस्ली इख्तिलाफात, महरूमी और अदम इंसाफ की जड़ें वहीं रह गईं। आज़ादी के बाद सूडान कभी भी मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम कायम ना कर सका। कभी फौजी हुकूमत, कभी कमज़ोर सिविलियन हुकूमत, फिर दोबारा मार्शल लॉ, ये सिलसिला चलता रहा। 1969 में जनरल जाफर नमीरी ने एक फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार संभाला। कभी उन्होंने सोशलिस्ट नारों का सहारा लिया, कभी इस्लामी क़वानीन का ऐलान किया, कभी एक गुरोह से दोस्ती, कभी दूसरे से दुश्मनी। यानी अवाम की जिंदगी सियासतदानों और जर्नेलों के तजुर्बात की नज़र होती रही, मगर उनके मसाइल कम न हुए। फिर 1979 के आखिर और 90 की दहाई में एक और अहम मोड़ आया,
जब जनरल उमर हसन अल बशीर ने सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 30 साल तक वो सूडान के मुतलकुल अना हुक्मरान रहे। लंबी आमरियत का मतलब क्या होता है? इख्तिदार की हवस, मुखालफिन का सख्ती से खात्मा और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर वो हथियार इस्तेमाल करना जिससे आपकी ताकत मजबूत रहे। 2003 के करीब दारफूर के इलाके में बगावत उठी तो उमर अल बशीर ने एक निहायत खतरनाक कदम उठाया। उसने मकामी कबायली जत्थों को, जिन्हें जंजवीद कहा जाता था, हथियार देकर अपने सियासी मुखालफी और दुश्मन कबाइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्हीं जंजवीद मिलिशियाओं पर नस्लकुशी, इज्तमाई कत्ल गारत, देहात जलाने और औरतों की इज्जत लूटने जैसे संगीन इल्जामात लगे। बाद में इन्हीं जत्थों को एक कानूनी शक्ल देकर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF बना दिया गया, जो बज़ाहिर रियासत का हिस्सा लेकिन हकीकत में बराह रास्त उमर अल बशीर के ज़ाती वफादार थे। यानी आज जो RSF सूडान को जला रही है, इसकी बीज दरअसल उसी दौर में बोए गए थे जब एक आमिर ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए फौज के बराबर एक मुतवाजी मुसल्लह ताकत खड़ी कर दी। अब आइए पिछले 20 के करीब बरसों पर तेजी से नजर डालते हैं। 2005 में शुमाली और जनूबी सूडान के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हुआ और फिर 2011 में जनूबी सूडान अलग मुल्क बन गया। जनूबी सूडान के अलग होने का मतलब ये भी था कि तेल के बड़े ज़खायर ज्यादातर नए मुल्क के हिस्से में चले गए। पुराने सूडान की मईशत पहले ही कमजोर थी, अब और भी हिलने लगी। तेल कम हुआ तो हुक्मरानों ने निगाह सोने और दीगर कीमती मादनियात पर जमा दी। दारफूर और दूसरे इलाकों में सोने की कानें तेजी से खुलने लगीं। मोहम्मद हमदान दकलू, जिसे उर्फ़े आम में हमीदती कहा जाता है, और उसकी RSF ने कई बड़ी कानों और तजारती रास्तों पर अमली कब्जा कर लिया। In April 2023, though it's disputed who fired the first shot. मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं इलाकों से निकाला जाने वाला गैर कानूनी सोना पड़ोसी मुल्कों के रास्ते खलीजी रियासतों, ख़ास तौर पर दुबई की गोल्ड मार्केट तक पहुंचने लगा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ आम सूडानी अवाम जो रोटी, दवा, तालीम और अमन के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ चंद हज़ार मुसल्लह अफराद जो अरबों डॉलर के सोने पर काबिज हैं। 2018 और 19 में जब महंगाई आसमान से बातें करने लगी, रोटी नायाब हो गई और करप्शन हद से बढ़ गई, तो सूडानी अवाम ने सड़कों पर निकलकर रोटी, आज़ादी, इंसाफ के नारे लगाए। Wednesday's protests in Omdurman were reported to be the largest in 3 weeks of demonstrations against the 29-year rule of President Omar al-Bashir. फौज और RSF ने इब्तिदा में ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अवामी दबाव इस कदर बढ़ गया कि अप्रैल 2019 में बिलाखिर उमर अल बशीर की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अवाम को लगा कि शायद अब नया दौर आएगा, जमहूरियत का दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन हकीकत में हुआ क्या? चेहरे बदल गए, बंदूकें वही रहीं और ताकत फिर उन्हीं जर्नेलों के हाथ में मरकूज़ रही। उमर अल बशीर के बाद उबूरी खुद मुख्तार कौंसिल यानी ट्रांजिशनल सॉवरेंटी कौंसिल बनाई गई, जिसमें फ़ौजी रहनुमा, RSF के नुमाइंदे और चंद सिविलियन रहनुमा शामिल किए गए। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान फ़ौज और रियासत के सरबराह बने, जबकि हमीदती RSF का कमांडर इनका नायब बना दिया गया। दुनिया को दिखाने के लिए कहा गया कि कुछ साल बाद मुकम्मल इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा, आज़ाद इंतखाबात होंगे और फ़ौज रोज़मर्रा सियासत से पीछे हट जाएगी। इसी दौरान सूडान ने बाज़ बैनुल अक़वामी मुआहिदों बशमूल इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के वादों पर भी दस्तखत किए, ताकि अमरीका और मगरबी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और पाबंदियाँ नरम हों। मगर ज़मीनी हकीकत ये थी कि इक़्तिदार का मज़ा फ़ौजी जर्नैलों और हमीदती दोनों को ऐसा लगा कि अब वो इसे छोड़ने पर तैयार ही नहीं थे। करप्शन, सोने की स्मगलिंग, सियासी जोड़ तोड़ और ताकत के लिए अंदरूनी कशमकश बढ़ने लगी। बैनुल अक़वामी दबाव के तहत ये मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा कि RSF को बाज़ाब्ता तौर पर सूडानी फ़ौज में ज़म कर दिया जाए, ताकि मुल्क में सिर्फ एक मुसल्लह फ़ोर्स रहे और मुतवाज़ी मिलिशियाएँ ख़त्म हों। जनरल अल बुरहान चाहते थे कि ये अमल जल्द मुकम्मल हो और हतमी इख्तियार फ़ौजी क़यादत के हाथ में हो। दूसरी तरफ हमीदती को ख़दशा था कि अगर उसकी RSF
फौज में घुल मिल गई तो उसकी जाती ताकत, सोने की तिजारत पर इसका कंट्रोल और इसका सियासी असर सब खत्म हो जाएगा। यूं दोनों के दरमियान बदएतमादी और दूरी बढ़ने लगी। खुफिया तौर पर दोनों जानिब हथियार और जंगजू जमा किए जाने लगे और खाना जंगी का धमाकेदार लम्हा करीब आता गया। 15 अप्रैल 2023 ये वो दिन था जब खर्तूम, उम्मेदरमान, दारफोर और दीगर शहरों में अचानक धमाकों, गोलियों और लड़ाका तियारों की आवाजें गूंज उठीं। सुबह ही से खबरें आने लगीं कि आरएसएफ ने फौजी अड्डों, हवाई अड्डे और अहम सरकारी इमारतों पर अचानक हमला कर दिया है। कुछ ही घंटों में सूडानी फौज और आरएसएफ खुली खाना जंगी में बराह रास्त आमने सामने आ गईं। एक तरफ सूडानी मुसल्ला अफवाज, जिनके सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान हैं, जो खुद को रियासत और आईनी फौज करार देते हैं। दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, जिनके कमांडर मोहम्मद हमदान दखलू यानी हमेदती हैं, जो कभी दारफोर की जंजावीद मिलिशियाओं के लीडर थे और बाद में पूरे मुल्क में अपना जाल फैला चुके थे। ऊपर से एक बयानिया ये भी पेश किया जाता रहा कि हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, हम आईनी निज़ाम चाहते हैं। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, जब दो मुसल्ला गुरोह एक ही दारुल हुकूमत, एक ही वजारत दिफा, एक ही सोने की कानों और एक ही मुल्क के वसाइल पर कब्जा चाहते हों, तो असल लड़ाई किस बात की होती है? आवाम के हक के लिए या अपनी कुर्सी और दौलत के लिए? इस खाना जंगी का सबसे बड़ा नुकसान किसने उठाया? न अल बुरहान ने, न हमेदती ने। सबसे ज्यादा कीमत आम सूडानी अवाम ने अदा की। हजारों लोग बराह रास्त लड़ाइयों में मारे गए, लाखों बेघर होकर पड़ोसी मुल्कों या अंदरूने मुल्क आर्जी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। दारफोर के इलाकों में कबाइली और नस्ली बुनियादों पर कत्ल गारत, औरतों के साथ जुल्म व ज्यादती, देहात को जला देना और इज्तिमाई कब्रें दुनिया भर की रिपोर्ट्स का मौजू बनी। खर्तूम, जो कभी नील के किनारे एक खूबसूरत दारुल हुकूमत था, आज टूटी हुई इमारतों, जले हुए बाजारों और खाली गलियों का शहर बन चुका है। अस्पताल तबाह, स्कूल बंद, बिजली और पानी का निजाम मफलूज, दवाएं नायाब और करोड़ों लोग भूख, बीमारी और खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर यहाँ इंसाफ और अच्छा निजाम हो तो ये पूरे खित्ते को वसाइल और खुराक फराहम कर सकता है। अब आइए इस जंग के बैनुल अक़वामी पहलू को भी समझते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े तनाज़े में बैरूनी ताकतें अपना खेल जरूर खेलती हैं। उमूमी तासुर ये है कि जनरल अल बुरहान की सरबराही में सूडानी फौज को मिस्र, कुछ हद तक सऊदी अरब और मगरबी मुल्कों की सियासी हमायत हासिल है। मिस्र के लिए नील का पानी और सूडान की सरहदी सलामती बहुत अहम है। खलीजी मुमालिक, खास तौर पर सऊदी अरब, बहिरा अहमर के तिजारती रास्तों और अपनी साहिली सलामती के बारे में हसास हैं। वो नहीं चाहते कि सूडान की आग उनकी सरजमीन तक पहुंचे। मगरबी मुल्कों के लिए अहम बात यह है कि ये खित्ता उनके स्ट्रेटेजिक मफादात, दहशतगर्दी के खदशात और मुहाजिरीन की मुमकिना यलगार के तनाजुर में काबिले बर्दाश्त रहे। दूसरी तरफ आरएसएफ के बारे में बहुत सी आज़ाद रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इसे मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ हलकों से माली और लॉजिस्टिक मदद मिलती रही है। क्यों? क्योंकि सूडानी सोना दुबई की गोल्ड मार्केट के लिए एक बड़ा जरिया बन चुका है। कई तज्जियाकारों के मुताबिक दुबई की सोने की तिजारत में गैर दस्तावेज सूडानी सोने का हिस्सा बहुत बड़ा है, और ये वही सोना है जो ज्यादातर आरएसएफ के जेर असर इलाकों से निकाला जाता है। सादा अल्फाज में सस्ता सोना, लेकिन इसकी कीमत लाखों सूडानियों का खून। रूस का भी इस खेल में अपना मफाद है। उसके निजी फौजी नेटवर्क और कंपनियां, जिनके बारे में माजी में वैगनर ग्रुप का नाम बहुत लिया जाता रहा है, सूडान और वस्ती अफ्रीकी ममालिक में सोने और मादनियात के बदले हिफाजती और फौजी खिदमात फराहम करती रही हैं। रूस के लिए बहिरा अहमर के साहिल पर एक बहरी या फौजी अड्डा बहुत अहम हो सकता है, ताकि वो अमेरिका और नेटो के असर व रसूख को इस खित्ते में मुतवाजन कर सके। आप देख रहे हैं ना, एक तरफ सोने की कानें, तेल और गैस के इम्कानात, बहिरा अहमर का बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ता और सस्ती मजदूरी, दूसरी तरफ भूख, गुर्बत और खाना जंगी की मार खाती अवाम।
ऐसे में हर ताकतवर मुल्क ये हिसाब लगा रहा है कि हमें यहाँ से क्या फायदा मिल सकता है। किसी को इस बात की कम ही फिक्र है कि दारफूर या खर्तूम में एक और बच्चा भूख से मर गया या एक और माँ अपने बेटे की लाश गोद में लिए रो रही है। इसीलिए इस्लाम में मालो दौलत को फितना भी कहा गया है। जब दिल से खौफे खुदा निकल जाए तो सोने की चमक आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि इंसान अपने भाई के खून को भी मामूली समझने लगता है। सूडान की कहानी हमें ये सबक देती है कि जिस मुल्क में वसाइल तो बेशुमार हों, लेकिन वहाँ अदल, इंसाफ और दयानत ना हो, वही वसाइल नेमत नहीं, इम्तहान और अजाब बन जाते हैं। अब अगर हम पूरी बात को मुख्तसर करके देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक मुल्क जिसके पास सोने, तेल और मादनियात के बड़े ज़खायर थे, जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। नौ आबादियाती दौर की नाइंसाफ तकसीम, नस्ली और कबायली इख्तलाफात, बार बार के फौजी तख्ता पलट, तवील आमरियत, करप्शन और लूटमार, और फिर फौज और RSF जैसे दो ताकतवर मुसल्ला गुरूहों की आपसी जंग इसे खाना जंगी, गुर्बत और तबाही के गड्ढे में ले आई। मुमकिना हल क्या हो सकते हैं? नजरियाती तौर पर कुछ रास्ते वाज़े हैं। अव्वल, RSF जैसी मलेशिया को बैनुल अक़वामी सतह पर खुलकर गैर कानूनी मुसल्ला तंजीम और दहशतगर्द गुरोह करार दिया जाए, ताकि इनको हथियार, पैसा और सियासी पुष्ट पनाही देना मुश्किल हो जाए। दोम, सूडान में नए हथियारों की तरसील पर सख्त तरीन पाबंदी यानी आर्म्स एम्बार्गो लगाई जाए, ताकि जंग की आग मजीद न बढ़े और फरीकैन गुफ्तगू पर मजबूर हों। सवम, एक गैर जानिबदार बाइख्तियार बैनुल अक़वामी निज़ाम या कमीशन बनाया जाए जो जंग बंदी पर नज़र रखे, फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए और फिर आज़ाद, शफ़ाफ इंतखाबात और सिविलियन हुकूमत के क़याम की राह हमवार करे। साथ साथ मुस्लिम दुनिया की तंजीमों जैसे OIC वगैरह पर भी लाजिम है कि कम अज़ कम इखलाकी और सिफारती सतह पर जुल्म के खिलाफ वाज़े आवाज़ उठाएं, खामोश तमाशाई बनकर न बैठें। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़मीन में फसाद फैलाना, मासूमों का खून बहाना, जुल्म और नाइंसाफ़ी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। एक दिन कयामत के मैदान में न सोना काम आएगा, न तेल, न कोई बंदरगाह, न कोई फौजी अड्डा, न कोई सियासी ओहदा। वहाँ सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुमने अपनी ताकत, अपने इल्म और अपने वसाइल का इस्तेमाल किसके लिए किया, इंसाफ के लिए या जुल्म के लिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सूडान के मजलूम बहन भाइयों की मदद फरमाए, उन्हें अमन, रोजी रोटी और इज्जत के साथ जीने का हक अता फरमाए। जो लोग इस जंग में शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमाए।